हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? ठीक है, आ जाओ जी। हाँ, अपन ने उस दिन निवेशी प्रतिबाधा निकाली थी। किसके अंदर निकाली थी? चतुर् टर्मिनल जाल की निवेशी व निर्गत प्रतिबाधा टॉपिक का अपन बात कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने निवेशी प्रतिबाधा निकाल ली थी, जो अपने पास क्या आई थी? ZI इक्वल Z11 माइनस Z12 Z21 अपॉन ZL अपॉन Z22, यही आई थी। अब इसके बाद देखो अपन बात करेंगे किसकी, क्या निकालेंगे? अब अपन निर्गत प्रतिबाधा निकालेंगे। सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे अपन ने निवेशी प्रतिबाधा निकाली थी। क्या करना है? सेम टू सेम ऐसे ही निकालनी है जैसे अपन ने निर्गत प्रतिबाधा निकाली थी। ठीक है, चलो जी। फिर अब अपन बात करेंगे, क्या निकालेंगे अब अपन? निर्गत प्रतिबाधा। आ जाओ भाई। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपन निर्गत प्रतिबाधा। आ जाओ। इसमें क्या कर लेंगे? वहां पे अपन ने निवेशी प्रतिबाधा की बात की थी। क्या? वहां पे अपन ने निवेशी प्रतिबाधा की बात की थी, इसलिए अपन ने वहां पे क्या लिखा कि चतुर् टर्मिनल जाल के अंदर दो निवेशी धारा की बात कर रहे हैं, तो पहले कौन सा आएगा? I1 और I2। I1 पहले आएगा, I2 बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि निवेशी धारा की बात कर रहे हैं अपन वहाँ पे। अब और निवेशी वोल्टता वहाँ पे क्या ली थी? V1 और V2। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं अपन? निर्गत प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? दो निर्गत धारा, क्रम से क्या करेंगे? I2 और I1। कहने का मतलब क्या है? वहाँ पे निवेशी की बात थी तो निवेशी वाली धारा पहले लिखी थी। अब यहाँ पे निर्गत की बात है तो निर्गत वाली धारा क्या कर देंगे अपन? पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो निर्गत धारा यहाँ पे क्या लिखेंगे? I2 और I1, और निर्गत वोल्टता क्या लिख देंगे? V2 और V1। ठीक है, तो चलो आ जाओ। माना परिपथ में निर्गत में निवेशी वोल्टता, माना परिपथ में निर्गत व निवेशी वोल्टता क्रमशः क्या हो जाएगी भाई? V2 व V1 है। ये V2 पहले मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अपन निर्गत प्रतिबाधा की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है, और जबकि धारा क्या हो जाएगी? जबकि धारा I2 व I1 है। ओके जी। अब वो ही अपन चतुर् टर्मिनल नेटवर्क बनाते हैं। देखो सेम वैसा ही है। चलो आ जाओ फिर। एलो, ये दो क्या हो गए? इनपुट एंड ये टू आउटपुट। क्लियर है? इसको क्या बोल दोगे आप? धारा इस साइड है तो I1, धारा I1 है, वोल्टता क्या हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक V1 हो जाएगी। अब ये वाली धारा इस साइड है तो इसको क्या नाम दे देंगे? I2। धारा I2 है तो वोल्टता क्या हो जाएगी? V2। यहाँ पे क्या होता है? Z0। और वहाँ पे देखो अपन ने इनपुट जो वहाँ पे दिया था, वहाँ पे मैंने क्या लिखा था? ZI लिखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? निवेशी प्रतिबाधा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ZS से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या है अपनी? ZS निवेशी प्रतिबाधा। चलो अब अपने को निकालना क्या है? ये वाली निर्गत प्रतिबाधा। क्या निकालनी है? निर्गत प्रतिबाधा, जिसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया है? Z0 से। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ वैसे ही Z प्राचल समीकरण से। कैसे? Z प्राचल समीकरण से। Z प्राचल समीकरण क्या थी अपनी? V1 और V2। हाँ, I1
प्लस I2, I1 प्लस I2। तो ये क्या हो जाएगी जी, Z11, Z12, Z21 एंड Z22। इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी नहीं किया है, निर्गत प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं। तो दो धारा अपन ने ली थी, निवेशी धारा कौन कौन सी, I2 और I1, और दो ही निर्गत प्रतिबाधा ली थी अपन ने, निर्गत वोल्टता ली थी, कौन कौन सी, V2 और V1। चतुर टर्मिनल का नेटवर्क बना दिया यहाँ पे। निवेशी प्रतिबाधा को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ZS से, और निर्गत प्रतिबाधा को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, Z0 से। निवेशी प्रतिबाधा अपन पीछे निकाल चुके थे, बचा क्या था अपने पास, निर्गत प्रतिबाधा बची थी, जिसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया है, Z0 से। और वो ही अपन क्या करेंगे, वो ही निकालेंगे। और कौन सी पैरामीटर की इक्वेशन से निकालेंगे, निवेशी भी अपन ने Z पैरामीटर से निकाली थी और निर्गत भी अपन किससे निकालेंगे, Z पैरामीटर इक्वेशन से। क्लियर है? आ जाओ। तो देखो, परिपथ की निर्गत प्रतिबाधा क्या है, यहाँ पे Z0 है। परिपथ की निर्गत प्रतिबाधा Z0 है। परिपथ की निर्गत प्रतिबाधा Z0 है। अगर Z0 है तो Z0 निकालना है अपने को। प्रतिबाधा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, निर्गत प्रतिबाधा इक्वल निर्गत वोल्टता अपॉन निर्गत धारा। क्या फॉर्मूला होता है, निर्गत प्रतिबाधा जब निकालते हैं तो निर्गत वोल्टता अपॉन निर्गत धारा। तो आ जाओ फिर, निर्गत प्रतिबाधा क्या है, Z0, निकालेंगे किससे, निर्गत वोल्टता, वोल्टता क्या है, V2, निर्गत धारा क्या है, I2। तो चलो फिर इसको इक्वेशन दे दो नंबर 3। अब इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसके अंदर क्या करेंगे, I2 का भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, I2 का भाग लगा देंगे। तो आ जाओ इक्वेशन 2 में I2 का भाग लगाने पर, इक्वेशन 2 में I2 का भाग लगाने पर चलो इक्वेशन 2 क्या है भाई अपने पास, ये वाली है। तो कर दो डिवाइड, V2 अपॉन I2 इक्वल Z21 I1 अपॉन I2 प्लस I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या अपने पास, Z22। तो चलो ये क्या हो गया अपने पास, आ गई। अब क्या करेंगे, देखो ये जो वैल्यू है V2 अपॉन I2 को, चलो इसको इक्वेशन दे दो आप एक बार, चलो छोड़ो इक्वेशन मत दो। अब ये देखो किसकी वैल्यू आई अपने पास, V2 अपॉन I2 की वैल्यू आई, और इक्वेशन 3 के अंदर भी क्या है, V2 अपॉन I2 है। तो क्या कर देंगे, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, निर्गत प्रतिबाधा। तो इक्वेशन 3 से मान रखने पर क्या कर दोगे, इक्वेशन 3 से मान रखने पर, चलो भाई रखो मान। अब ये क्या आ जाएगा अपने पास, Z0 इक्वल Z21 I1 अपॉन I2 प्लस Z22। इसको इक्वेशन दे दो 4। क्लियर है यहाँ तक? अब वो ही सेम प्रोसेस क्या कर देंगे, पर एक चीज़ याद रखना आप लोग यहाँ पे, हाँ जी ठीक है। अब यहाँ ये अपन ने क्या निकाला, निर्गत प्रतिबाधा निकाली, ठीक है। वैसे ही अपन क्या कर देंगे, निवेशी प्रतिबाधा निकालते। तो चलो यहाँ निवेशी प्रतिबाधा क्या है, यहाँ निवेशी प्रतिबाधा ZS है भाई। ZS निकालना है तो क्या करोगे, ZS इक्वल हो जाएगा V1 अपॉन I1। क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1। पर वैसे ही कंडीशन देखना, I1 की धारा और I2 की धारा दोनों क्या है, आपस में ऑपोजिट है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ऋणात्मक चिन्ह लगा दोगे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि I1 I2 के विपरीत दिशा में है तो क्या लिया जाता है? ऋणात्मक मान लिया जाता है। ये देखो यहाँ पे I1 है और ये I2 है, दोनों घुरा रहे हैं आपस में एक दूसरे को कि हाँ मैं तेरे से पहलवान और तू मेरे से पहलवान। तो देखो यहाँ पे ये जो I1 है ये I2 से क्या है? I2 की विपरीत दिशा में है, तो इसको अपन ने क्या कर लिया? ऋणात्मक मान लिया। तो इक्वेशन क्या आ गई अपनी? 5। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में देखो इक्वेशन 1 क्या है? यहाँ पे है, हाँ। अब इक्वेशन 1 से अपन क्या करेंगे? देखो I1 का भाग लगा देंगे। क्या? क्यों लगा देंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? V1/I1 है कि नहीं है? V1/I1 है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन से अपन जहाँ पे भी इक्वेशन 1 और 2 लिखिए कहाँ से अपन V1 प्राप्त कर सकते हैं? तो देखो इक्वेशन 1 के अंदर V1 का अगर भाग लगा दे तो V1/I1 अपने को क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो देखो समीकरण इक्वेशन 1 में I1 का भाग लगाने पर चलो इक्वेशन 1 ये थी, तो V1/I1 इक्वल Z11 प्लस Z12 I2/I1। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन इसका देखो, V1/I1 है, ये भी क्या है? V1/I1 है। तो ये क्या हो जाएगा जी? क्या इसको यहाँ पे रख सकते हैं? रख दो मैडम। तो किसका? माइनस का रखेंगे। इक्वल में क्या है जी? यहाँ पे Z11 प्लस Z12 I2/I1। क्लियर है? अब देखो माइनस ZS, ये जो 1 जी है ना, इसको इधर ले आओ तो किसके हो जाएंगे? माइनस के साथ क्या चल रहा है? Z12 I2/I1। क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है? तो चलो फिर इसको भी इसके नीचे ले आओ, माइनस ZS कॉमन ले लो, या फिर क्या करोगे? माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से, क्या बच जाएगा अंदर? ZS प्लस Z1 ये जो Z12 है ये इसके क्या कर लो? अपोन में ले आओ। और इक्वल में क्या आ जाएगा जी अपना? इक्वल में देखो क्या आएगा? I2/I1 आएगा कि I1/I2 आएगा? I2/I1 आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी चाहिए मेरे को? यहाँ पर I1/I2 की चाहिए। किसकी चाहिए? I1/I2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर I1/I2 की वैल्यू लोगे तो इसको रिप्लेस कर दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा? अब इस डायग्राम जी को हटा दो यहाँ से, कोई काम नहीं है इसका। चलो जी इसको भी हटा दो यहाँ से। हेलो, क्या आ जाएगा? I1/I2 इक्वल माइनस Z12/ZS प्लस Z1। ये क्या है? अच्छा 1 है क्या? यहाँ पे 1 नहीं लगाया भाई, ये लो। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दो 6। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को देखो। ठीक है, क्या करोगे? इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को देखो। इक्वेशन 4 के अंदर I1/I2 है और इक्वेशन 6 के अंदर भी क्या है अपने पास? I1/I2 है। तो क्या दोनों की तुलना कर दें अपन? तुलना करेंगे तो जी अपने पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा अगर तुलना करेंगे तो अपन? चलो तुलना कर दो तो अपने पास आ जाएगा, या फिर समीकरण वैल्यू पुट करनी है भाई। समीकरण 4 से I1/I2 की वैल्यू, या फिर समीकरण 4 से समीकरण 6 में पुट करने पर, समीकरण 6 से, अरे यार समीकरण 4 में समीकरण 6 से मान रखने पर, हेलो जी चलो मान रख दो, अपना क्या आ जाएगा?
6 से तो इसके अंदर रखना है 4 के अंदर, तो क्या आ जाएगी Z0 इक्वल, ये क्या है Z21, क्या है Z21, या फिर उसको ऐसे लिखो Z22 माइनस Z12 अपॉन ZS प्लस Z11। क्लियर है जी? बस यही तो सॉल्यूशन था, यही तो अपने को क्या करना था, सोल्व करना था। हाँ, Z21 कहाँ जाएगा भाई, ये लो इसको यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? ये अपन ने क्या निकाली, अपनी निर्गत प्रतिबाधा निकल कर आ गई। क्या हुआ, ये अपनी निर्गत प्रतिबाधा निकल कर आ गई, इसको बोलेंगे अपन निर्गत प्रतिबाधा। ये लो जी, ये आपका कंप्लीट हुआ आज पैरामीटर। ओके, अब अपन नेक्स्ट हेडिंग लेंगे, अपन एकदम नई हेडिंग लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलो फिर आगे। अब अपन बात करेंगे कि आपकी एग्जाम में 95% जिस टॉपिक की अपन बात करने जा रहे हैं वो आपकी एग्जाम में 95% हर साल आता है। क्या आता है? बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हर साल जिस टॉपिक की अब अपन आगे बात करने वाले हैं वो वाला टॉपिक क्या आता है, हर साल आता है। ठीक है, अब हर साल वो वाला टॉपिक 95% जरूर आता है। ऐसी एक भी साल नहीं गई है जिसके अंदर आपका ये टॉपिक नहीं आए। ठीक है, और वो क्या है, आपकी थ्योरम, प्रमेय। ठीक है, जैसे कि अध्यारोपण की प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन थ्योरम, ऐसे जो भी प्रमेय हैं वो वाले। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, परिपथ में धारा और वोल्टता ज्ञात करने के लिए क्या किया, किरचॉफ के नियम पढ़े थे। क्या किया था, अभी तक अपन ने परिपथ में धारा और वोल्टता ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के क्या किए थे, नियम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? चलो, तो अब क्या था, होता क्या है, कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होते हैं। क्या होते हैं, कुछ परिपथ इतने जटिल होते हैं कि अपन उसको, उन परिपथों को सोल्व करने के लिए अलग अलग क्या करते हैं, उन परिपथों को सोल्व करने के लिए अलग अलग प्रमेय दी जाती है, जिसका नाम क्या है, नेटवर्क, जाल। जिसका क्या नाम है, नेटवर्क, या क्या बोल दोगे, जाल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेटवर्क या जाल प्रमेय होती क्या है। ठीक है, नेटवर्क थ्योरम क्या होती है, किरचॉफ के नियम के द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा और संधियों पर वोल्टता का मान ज्ञात किया जा सकता है। आपने भी पढ़ा होगा कि अपन ने किरचॉफ के नियम से परिपथों के अंदर धारा व वोल्टता के और संधियों पर वोल्टता का मान ज्ञात किया था। किसका मान ज्ञात किया था, परिपथ में प्रवाहित धारा और संधियों पर वोल्टता का मान ज्ञात किया था कि नहीं किया था? किया था। तो चलो, परंतु कुछ जटिल परिपथों को हल करने के लिए प्रमेय का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि जटिल जो भी परिपथ होते हैं उनको अपन सोल्व करने के लिए प्रमेय का उपयोग किया जाता है। इसे ही अपन क्या बोलेंगे, नेटवर्क थ्योरम बोलेंगे। देखो, किसको बोलेंगे नेटवर्क थ्योरम, किरचॉफ के नियमों के द्वारा परिपथों में प्रवाहित धारा व संधियों पर वोल्टता ज्ञात की जा सकती है, परंतु जटिल परिपथों को हल करने के लिए क्या किया जाता है, जटिल परिपथों को हल करने के लिए प्रमेय का उपयोग किया जाता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, नेटवर्क थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब अपन सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट थ्योरम से, जिसको अपन क्या नाम देंगे, अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या बोलेंगे, अध्यारोपण प्रमेय। देखो, अपनी फर्स्ट थ्योरम आती है सुपरपोजिशन थ्योरम। चलो, तो सुपरपोजिशन थ्योरम
आ जाओ। अब ये क्या होती है, इस प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ में, किस प्रमेय के अनुसार, सुपरपोजिशन प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ में दो या दो से अधिक वोल्टता स्रोत हो, क्या हो, इस प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ में दो या दो से अधिक वोल्टता स्रोत हो और परिपथ में रेखीय प्रतिबाधा हो, दो या दो से अधिक वोल्टता स्रोत तो होंगे ही होंगे, उनके साथ या फिर रेखीय प्रतिबाधा हो तो क्या करेंगे, किसी एक प्रतिबाधा में, क्या किसी एक प्रतिबाधा में प्रवाहित कुल धारा का मान, क्या करेंगे, प्रवाहित कुल धारा अलग अलग स्रोतों के कारण प्रवाहित अलग अलग धारा के बीजगणितीय योग के क्या होगा, तुल्य होगा, जबकि अन्य स्रोतों को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। कहने का मतलब क्या है, अपन कोई परिपथ लेंगे, ठीक है, उसके अंदर अपने को दो वोल्टता दे देगा, एक तो यहाँ पे वोल्टता स्रोत जोड़ देगा और एक यहाँ पे वोल्टता स्रोत जोड़ देगा। तो अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे Z1 प्रतिबाधा है, अगर मेरे को ओनली Z1 प्रतिबाधा की वो निकालनी है, धारा निकालनी है, तो मेरे को एक को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, या तो इस वोल्टता स्रोत को कर दो या फिर इस वोल्टता स्रोत को कर दो। तो यही क्या है अपनी अध्यारोपण प्रमेय। तो आ जाओ अब अपन इसकी बात करते हैं कि इसका प्रूफ क्या होता है, उत्पत्ति क्या होती है, इसकी उत्पत्ति क्या होती है। चल ये अपन ने क्या किया, कोई तीन प्रतिबाधा ली, ओके, यहाँ पे अपन ने एक वोल्टता स्रोत जोड़ दिया, ये लो, यहाँ पे भी अब अपन क्या करेंगे, वोल्टता स्रोत जोड़ेंगे। चलो आ जाओ फिर बात करेंगे। देखो ये लो जी, लो, इसको बोल दो Z1, इसको बोल दो Z2 और इसको बोल दो Z3, इसको बोल दो प्लस, इसको बोल दो माइनस, इसको नाम दे दो E1, ठीक है, इसको बोल दो प्लस, इसको बोल दो माइनस, इसको नाम दे दो E2। अब एक चीज देखो, वो ही किरचॉफ का नियम, ये नहीं है कि अब अपन ये अगर ये थ्योरम करेंगे तो किरचॉफ के नियम द्वारा नहीं करेंगे, ये थ्योरम भी किरचॉफ के नियम द्वारा ही सॉल्यूशन होगी। किसके नियम द्वारा, किरचॉफ के नियम के द्वारा ही अपन इन थ्योरम्स को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है कि नहीं है, तो धारा आपको भी पता है कि पॉजिटिव की साइड से ही बहती है, ठीक है, तो ये धारा इस साइड आके कहाँ जाएगी, यूँ जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो चलो मैंने इसको क्या कर दिया, इस साइड रिप्रेजेंट कर दिया इस धारा को, इसको मैंने नाम दे दिया I1। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ से बात करते हैं, यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि इसकी धारा बह के कहाँ जाएगी, यूँ जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो ये लो, इसको भी मैंने क्या बोल दिया, I2, बोल दिया कि नहीं बोल दिया। चलो अब क्या बोला मैंने यहाँ पे कि अध्यारोपण की प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ में दो या दो से अधिक वोल्टता स्रोत हो, ये अपना परिपथ है, ठीक है, इसमें एक वोल्टता स्रोत तो ये जुड़ गया और एक वोल्टता स्रोत ये जुड़ गया। बोल क्या रही है, दो या दो से अधिक वोल्टता स्रोत हो और परिपथ में रेखीय प्रतिबाधा हो। देखो ये रेखीय प्रतिबाधा में तो चल रही है Z1 Z2 और Z3, तो रेखीय प्रतिबाधा ही है भाई, ये यहाँ पे रेखीय प्रतिबाधा हो तो किसी एक प्रतिबाधा में प्रवाहित कुल धारा, मान लो इस परिपथ में, इस प्रतिबाधा में अपने को बोल दे कि इस परिपथ की कुल प्रतिबाधा का धारा का मान ज्ञात करो, तो क्या परिपथ में कुल धारा, किसी एक प्रतिबाधा में प्रवाहित कुल धारा अलग अलग क्या हो जाएगा, एक प्रतिबाधा में प्रवाहित कुल धारा अलग अलग स्रोतों के कारण प्रवाहित अलग अलग धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। अगर इसके निकालेंगे तो एक बार इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे और एक बार इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसके साथ निकालेंगे पहले और फिर इस वोल्टता स्रोत के साथ निकालेंगे और उन दोनों का बीजगणितीय योग, क्या बोला, Z1 धारा प्रतिबाधा की धारा एक बार E1 वोल्टता स्रोत के साथ निकालेंगे और एक बार इस Z1 प्रतिबाधा की धारा के मान वोल्टता स्रोत के साथ निकालेंगे और फिर उन दोनों का जो बीजगणितीय योग अपन करेंगे ना, योग के क्या हो जाएगी,
तुल्य हो जाएगी। यही अपनी क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम है। जबकि अन्य स्रोतों में उनके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित, या फिर छोड़ो इतना ही करो। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं अपन। क्या करेंगे, इसका प्रूव करेंगे अपन। चलो उत्पत्ति निकालेंगे। अब ये क्या किया इस डायग्राम के अंदर, माना किसी परिपथ में 3 प्रतिबाधा है। 3 कौन कौन सी, Z1, Z2 और Z3। ठीक है, माना किसी परिपथ में 3 प्रतिबाधा Z1, Z2 और Z3 है। यहाँ 2 वोल्टा स्रोत उपस्थित है, एक E1 है और एक E2 है। क्या है, यहाँ पे 2 वोल्टा स्रोत है जिसकी वोल्टता क्या है, E1 व E2 है। हमें अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग कर, क्या, अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग कर Z1 में प्रवाहित धारा क्या करनी है, अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, Z1 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे। वो ही एक बार इसके सापेक्ष करेंगे और एक बार इसके सापेक्ष कर देंगे और उन दोनों का बीजगणितीय योग निकाल लेंगे, तो अपने पास Z1 की क्या आ जाएगी, धारा निकल कर आ जाएगी। तो आ जाओ, अब ये कौन सा लूप है अपना, फर्स्ट लूप है, और ये कौन सा लूप है अपना, सेकंड लूप है कि नहीं है? तो चलो आ जाओ, बात करते हैं प्रथम लूप से। मैं किरचॉफ के नियम से, सेम टू सेम वही किरचॉफ का जो अपन ने लो पढ़े थे पीछे, क्या कर देंगे, प्रथम लूप में किरचॉफ के नियम से, प्रथम लूप में किरचॉफ के नियम से। वहाँ पे कुछ अलग था और यहाँ पे एक चीज़ अलग है। देखते हैं ध्यान लगाते हो कि नहीं लगाते हो किरचॉफ के नियम से। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या आ जाएगा, -E1 लिख दो -E1, इधर जा रही है धारा, तो Z1 प्लस Z1 I1 प्लस Z2 Z3 I1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, Z3 I1 आ जाएगी। अब चलो इतनी तो बात करते हैं, लिखते हैं। एक देखो, Z1 I1 प्लस Z3 I1 पर अब जब वहाँ पे अपन बात करते थे किसकी, इस I2 की, पर उसके अंदर कंडीशन क्या थी बच्चों, देखो ये इस साइड बह रही थी ना, तो उसके अंदर भी इस साइड वाली धारा थी। पर ये क्या है, ये तो दोनों ऑपोजिट में बह रही है। अगर ऑपोजिट में बह रही है, ये नीचे की साइड आ रही है और ये भी नीचे की साइड आ रही है, तो यहाँ पे Z3 और I2 जो लिखेंगे ना, वो किसका लिखेंगे, पॉजिटिव का लिखेंगे। क्यों, देखो वहाँ पे अपन ने ऐसे कुछ पढ़ा था, ये धारा इस साइड है और ये धारा भी इस साइड है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। एक ही वोल्टा स्रोत था वहाँ पे, यहाँ पे 2 वोल्टा स्रोत है। इसको भी मैंने ऊपर पॉजिटिव बोला है, उसको भी मैंने ऊपर पॉजिटिव बोला है, तो इसकी धारा भी यूँ बहेगी और इसकी धारा यूँ बहेगी। तो एक बात करो, ये धारा इधर से आई, इधर से आई, इधर जा रही है कि नहीं जा रही है। इसकी धारा भी क्या आ रही है, नीचे की ओर आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो ये जो I2 और Z3 है, ये किसका आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव का आएगा। किसका आएगा, पॉजिटिव का। इसलिए मैंने बोला कि एक चीज़ चेंज है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो चलो फिर लिख दो, क्या कर दोगे, Z3 I2 = 0 हो गया। अब यहाँ से I1 कॉमन ले लो, I1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अपने पास, ये क्या, ये 1 है भाई, यहाँ पे Z1 प्लस Z3 क्या आ गया, और प्लस Z3 I2 इक्वल, ये E1 जी को इस साइड ले आओ तो प्लस में हो जाएगा और इसको इक्वेशन दे दो 1। ये तो अपन ने बात की प्रथम लूप की। ऐसे ही अपन निकाल लेंगे अब द्वितीय लूप। द्वितीय लूप से किरचॉफ का नियम कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करो यहाँ से, सेकेंड लूप आ जाओ जी। इस इधर से स्टार्ट हो रही तो E2 माइनस का E2, अब ये इसी साइड जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, Z2 I2 प्लस का होगा भाई, Z2 I2।
अब ये भी इसी साइड जा रही तो Z3I2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये देखो ये वाली भी इस साइड जा रही, इसकी धारा भी इस साइड बह रही, तो ये वैल्यू भी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, तो हो जाएगी क्या Z3I1 इक्वल 0। तो चलो Z3I1 को तो इस साइड ले लो और यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे I2, तो क्या बच गया Z2 प्लस Z3, और इस I2 को क्या कर लो E2 को इस साइड ले लो, सिंपल। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। ये अपन पढ़ रहे थे भाई सुपरपोजिशन। अब इससे नेक्स्ट इक्वेशन अपन निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।